नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंज्यूमर केस के बारे में। कंज्यूमर केस किसे कहते हैं, कंज्यूमर केस कहाँ फाइल होता है, कंज्यूमर केस फाइल करने के लिए कितने फ़ीस देने पड़ते हैं कोर्ट में, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे और कंज्यूमर केस के प्रोसीड्यूर को समझेंगे। यानी कि केस फाइलिंग होने से लेकर के डिस्पोजल तक के क्या क्या प्रोसेस है उसको इस वीडियो में बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो जो कंज्यूमर केसेस हैं इंडिया में फ़ाइल होते हैं, जितने भी कंज्यूमर केसेस वो गवर्नड होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हु कैन फाइल ए कंज्यूमर कंप्लेन केस, यानी कि कंज्यूमर कंप्लेन केस कौन कौन फाइल कर सकता है। इसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। ए कंज्यूमर कंप्लेन केस कैन बी फाइल्ड बाई ए कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के द्वारा, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी कि किसी भी उपभोक्ता के एक ऐसे एसोसिएशन जो वॉलंटरीली काम करता है और वो रजिस्टर्ड हो, उसके द्वारा भी किया जा सकता है फाइल। सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र के सरकार के द्वारा भी ये फाइल किया जा सकता है। किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा फाइल किया जा सकता है। वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, यानी कि जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स है उनके द्वारा भी ये कंज्यूमर केसेस फाइल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि कहीं जहाँ बिल्डिंग बना है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहाँ पर मान के चलिए कि 20-30 फ्लैट ओनर्स हैं और एक ऐसा समस्या जो ऐसा सर्विसेज जो कि उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा उन फ्लैट ओनर्स को जो वादा किया गया था लेकिन नहीं दिया जा रहा है, तो उस केसेस में जो फ्लैट ओनर्स है वो कंज्यूमर कहे जाएंगे और वो चाहे तो सभी फ्लैट ओनर्स एक साथ भी फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर केसेस। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर हिज लीगल हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कंज्यूमर का अगर देहांत हो जाता है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा या फिर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है। इन केस ऑफ ए कंज्यूमर बीइंग ए माइनर हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन, अगर जो कंज्यूमर है वो माइनर है, नाबालिग है, तो उसके जो माता पिता है या फिर उसके जो लीगल गार्जियन है वो कंज्यूमर केस उसके बिहाफ में फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और आइए हम लोग समझते हैं कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया है। ए कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु buys any goods for a consideration paid or promised or partly paid and partly promised, यानी कि कंज्यूमर उस इंसान को कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं जो किसी भी सामान को बाई करता है। who buys a good for a consideration, यानी कि किसी भी कंसिडरेशन के लिए वो गुड्स को बाई करता है, आइदर वो पेड हो, प्रॉमिस्ड हो, यानी कि जिसका कंसिडरेशन दिया जा चुका हो या फिर प्रॉमिस किया गया हो, या फिर पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस। ठीक है, it also includes any user of goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised when such use is made with the approval of such person, यानी कि एक ऐसे भी इंसान को कंज्यूमर के श्रेणी में रखा जाएगा जो उस गुड्स को बाई नहीं करता है लेकिन जिसने उस गुड्स को बाई किया है उसका अप्रूवल है उसके पास। ठीक है, hires or avails of any service for a consideration paid or promised or partly paid and partly promised, यानी कि किसी भी सर्विसेज का लाभ लिया हो, वो लाभार्थी हो, तभी वो कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ए बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज अदर दैन द पर्सन who hires or avails of the services for a consideration paid or promised or partly paid or partly promised when such services are availed of with the approval of such person, यानी कि ऐसे persons को भी कंज्यूमर के श्रेणी में रखा जाएगा जो कि एक लाभार्थी है, यानी कि उसने कोई भी सर्विसेज को हायर या फिर अवेल नहीं किया है लेकिन जिस पर्सन ने उस सर्विसेज को हायर किया हो या फिर अवेल किया हो उसका परमिशन है, उसका अप्रूवल है, उसको जिसको जो लाभार्थी है उसका, उसे भी हम लोग कंज्यूमर कहेंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड
deferred payment. It also includes any system of deferred payment, यानी कि जो कंसिडरेशन गुड्स के लिए जो दिया जा रहा है, जो पेड है, पार्टली पेड है, प्रॉमिस्ड है और पार्टली प्रॉमिस्ड है, वो इंक्लूड करेगा डेफर्ड पेमेंट को भी, यानी कि किसी भी प्रकार का स्थगित भुगतान का भी अगर एग्री हुआ हो पार्टीज के बीच में तो वो भी माना जाएगा, उसके दायरे में ही इसको लिया जाएगा। ठीक है। द पर्सन हु इज़ बाइंग एनी गुड्स एंड हायरिंग और अवेलिंग एनी सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड्स ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाई टेली शॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि जो पर्सन बाई कर रहा है किसी भी गुड्स को या फिर कोई भी सर्विसेज को हायर कर रहा है, उसका लाभ ले रहा है। शुद्ध भाषा में कहा जाए तो हायरिंग का मतलब किसी भी सर्विसेज को भाड़ा पे ले रहा है या फिर उसका लाभ ले रहा है, तो वो इंक्लूड करेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को भी और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स को भी। ठीक है। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर वो किया गया हो या फिर टेली शॉपिंग्स के द्वारा भी किया गया हो, यानी कि टीवी पे देखकर किसी प्रकार का जो ऐड से हम लोग कुछ खरीदारी करते हैं या फिर कोई भी सर्विसेज का लाभ लेते हैं, उसको भी इसके श्रेणी में रखा जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं कंज्यूमर किसे नहीं कहा जाएगा। हु इज़ नॉट ए कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? A person who obtains any goods for resale or for any commercial purpose, यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी अगर किसी भी गुड्स को खरीदता है जो कि उसको फिर से रीसेल करने के पर्पज़ से, यानी कि वो गुड्स को खरीदता है, ऑब्टेन करता है, फिर से रीसेल करने के पर्पज़ से, यानी कि फिर से उसको बेचने के पर्पज़ से, उद्देश्य से, या फिर किसी भी प्रकार का कमर्शियल पर्पज़ उसमें इन्वॉल्व है। कमर्शियल पर्पज़ यानी कि किसी भी प्रकार का आर्थिक कारण उससे जुड़ा हुआ हो, तो वो इंसान को कंज्यूमर नहीं माना जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। ए पर्सन हु अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पसेस, यानी कि कोई भी आदमी जो कि किसी भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए किसी भी प्रकार का सर्विसेज को अवेल किया है, उसका लाभार्थी है, तो उसे कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड यूज बाय ए पर्सन ऑफ गुड्स बॉट एंड used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self employment, यानी कि कमर्शियल पर्पस के दायरे में उस पर्सन के द्वारा किसी प्रकार का गुड्स जो कि उसके द्वारा खरीदा गया हो या फिर लाया गया हो, जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ उसके खुद के अर्निंग के लिए हो, उसके लाइवलीहुड को फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कर रहा है तो कंज्यूमर माना जाएगा। और कमर्शियल पर्पस के बार के द्वारा, यानी कि कमर्शियल पर्पस का जो मतलब जो बार है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, उसके ऊपर लागू नहीं होगा, वो कंज्यूमर माना जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या क्या ग्राउंड्स है जिसके लिए हम लोग कंज्यूमर कंप्लेन केस फाइल कर सकते हैं। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग ए कंज्यूमर कंप्लेन केस? An unfair contract or unfair trade practice or a restrictive trade practice has been adopted by any trader or service provider, has been adopted by any trader or service provider, यानी कि अगर किसी व्यापारी या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो सेवा प्रदाता है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, अनुचित संविदा या फिर अनुचित व्यापारिक व्यवहार या फिर कोई प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार अपनाया गया हो। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? द गुड्स बॉट और एग्रीड टू बी ब्रॉट सफ़र फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स, यानी कि उसके द्वारा क्रय किए गए या फिर उसके द्वारा क्रय किए जाने के लिए करार किए गए माल में एक या एक से अधिक त्रुटियां हैं, यानी कि एक या एक से अधिक उसमें डिफेक्ट पाया जाता है, तब भी वो ग्राउंड्स बनता है कंज्यूमर केस फाइल करने का। The services hired or availed of or agreed to be hired or availed of suffer from any deficiency, यानी कि जो सर्विसेज हायर किया गया हो या फिर अवेल किया गया हो उसमें किसी भी प्रकार का कमी पाया जाता है, वो भी एक ग्राउंड है। A trader or a service provider as the case may be has charged for the goods or for the services mentioned in the complaint a price in excess of the price, यानी कि एक जो व्यापारी और सेवा प्रदाता ने एक ऐसा प्राइस चार्ज किया है अपने सर्विसेज और गुड्स के ऊपर जो कि फिक्स्ड बाई और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी कि वो एक्सेस में है। जो प्राइस
किसी भी लॉ के द्वारा फिक्स किया गया हो, जो कोई भी एग्जिस्टिंग लॉज के द्वारा फिक्स किया हो गया प्राइस, उससे एक्सेस में वो प्राइस चार्ज कर रहा है, तो भी एक कंडीशन बनता है। डिस्प्लेड ऑन द गुड्स और एनी पैकेज कंटेनिंग सच गुड्स, यानी कि किसी भी पैकेज या फिर किसी भी गुड्स के ऊपर जो अमाउंट डिस्प्ले किया गया है, प्राइस जो डिस्प्ले किया गया है उससे ज़्यादा चार्ज करता है, तभी एक ग्राउंड बनता है। डिस्प्लेड ऑन द प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड बाय हिम और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी कि कोई भी प्राइस जो डिस्प्ले किया जाता है या फिर एग्जीबिशन में जो प्राइस डिस्प्ले किया जाता है उससे ज़्यादा वो चार्ज करता है, तभी वो ग्राउंड बनता है। या फिर एग्रीड बिटवीन द पार्टीज़, यानी कि पार्टीज़ के बीच में जो करार होता है उससे ज़्यादा वो कोई प्राइस चार्ज करता है, तो भी एक ग्राउंड बनता है कंज्यूमर केस फाइल करने का। द गुड्स विच आर हैज़ार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक, यानी कि कोई भी गुड्स जो बहुत डेंजरस है, नुकसानदायक है लाइफ और सेफ्टी के लिए, जब वो यूज़ किया जाएगा तब ऐसे गुड्स को ऑफ़र किया जाता है, ऐसे गुड्स को पब्लिकली सेल किया जाता है। in contravention of the standards relating to safety of such goods as required to be complied with by or under any law for the time being in force, यानी कि उस स्टैंडर्ड के मापदंड पर वो खरा नहीं उतरता है, उस सेफ्टी के मापदंड पर वो गुड्स खरा नहीं उतरता है, जो कि एग्जिस्टिंग लॉज के द्वारा या फिर जो भी कंडीशंस बनाए गए हैं उस गुड्स को कंप्लाई करने के लिए उस पर वो खरा नहीं उतरता है, उससे कंट्रवेन करता है, तब भी वो एक ग्राउंड बनता है। वेयर द ट्रेडर नोज दैट द गुड्स सो ऑफर्ड आर अनसेफ टू द पब्लिक, यानी कि जहाँ पर ट्रेडर को खुद पता है, जहाँ पर व्यापारी को खुद पता है कि जो गुड्स ऑफर कर रहा है, पब्लिक को सेल कर रहा है, वो गुड्स अनसेफ है, वो डेंजरस है, उस केस में भी वो ग्राउंड बनता है कंज्यूमर केस फाइल करने का। द सर्विसेज विच आर हैज़ार्डस और लाइकली टू बी हैज़ार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड बाय ए पर्सन हु प्रोवाइड्स एनी सर्विस एंड who knows it to be injurious to life and safety, यानी कि जो सर्विसेज जो कि हैज़ार्डस है, जो डेंजरस है लाइफ और सेफ्टी के लिए पब्लिक का, उसको पता है फिर भी वो ऐसे सर्विसेज को ऑफ़र कर रहा है, तभी एक ग्राउंड माना जाएगा। अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन लाइज अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट सेलर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी, ठीक है। यानी कि यथास्थिति उत्पाद विनिर्माता यानी कि उत्पाद विक्रेता या उत्पाद सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर के विरुद्ध उत्पाद दायित्व कार्रवाई के लिए कोई दावा है, ठीक है। तो आगे हम लोग समझते हैं क्या क्या जो फीस है कंज्यूमर केस फाइल करने के लिए, उसको हम लोग समझते हैं। कंज्यूमर केसेस कहाँ कहाँ फाइल होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में, यानी कि DCDRC, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पहला, दूसरा कहाँ पर होता है? स्टेट कमीशन में, और तीसरा नेशनल कमीशन में। सबके स्लैब्स होते हैं। कमीशन वाइज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन, यानी कि जो गुड्स के लिए जो आपने पैसे दिए हों, जो कंसिडरेशन अमाउंट है, उसके ऊपर बेस करके ही आप कंज्यूमर केस फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझिए कि आपने कोई फ्लैट ख़रीदा जिसका वैल्यूएशन है, जिसका प्राइस है 2 करोड़ रुपये, लेकिन आपने एडवांस के रूप में सिर्फ 15 लाख या फिर 20 लाख रुपये ही दिए हो एडवांस के रूप में, और उसके बाद एडवांस देने के बाद किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है और आप उस फ्लैट को कैंसिल करते हैं उसका, और कैंसिल होने के बाद जो आपका जो एडवांस अमाउंट है, बुकिंग को कैंसिल करने के बाद जो आपका एडवांस अमाउंट है उसको रिटर्न नहीं किया जाता है कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। तो उस केस में क्योंकि आपका जो फ्लैट का वैल्यूएशन 2 करोड़ है, लेकिन आपने जो कंसिडरेशन अमाउंट दिया है, एडवांस अमाउंट दिया है, वो सिर्फ 15 लाख या फिर 20 लाख है, तो उस केस में आपका जो मैटर होगा कहाँ पर फाइल होगा? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में फाइल होगा, ना कि स्टेट कमीशन में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल होगा, स्टेट कमीशन में फाइल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्लैब को देखते हैं। अगर 5 लाख तक है तो कोई भी फीस नहीं लगेगा, और फाइल कहाँ पे होगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल होगा। अगर 5 लाख से 10 लाख तक हो तो 200 रुपये लगेंगे फ़ीस, और कहाँ फाइल होगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर 10 लाख से 20 लाख तक हो तो कितना फ़ीस लगेंगे? 400 रुपीज़ 400, और फाइल कहाँ पे होगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर 20 लाख से 50 लाख तक हो तो ₹1000, फाइल कहाँ पे होगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। 50 लाख to 1 करोड़, फीस कितना लगेगा? ₹2000, कहाँ फाइल होगा?
स्टेट कमीशन में रुपीज़ 1 करोड़ टू 2 करोड़ कहाँ फाइल होगा? स्टेट कमीशन में फीस कितना लगेगा? 2500, 2 करोड़ एंड अप टू 4 करोड़ कहाँ फाइल होगा? नेशनल कमीशन में फीस कितने लगेंगे? 3000। 4 करोड़ से 6 करोड़ कहाँ फाइल होगा? नेशनल कमीशन में फीस कितने लगेंगे? 4000। 6 करोड़ से 8 करोड़ कहाँ फाइल होंगे? नेशनल कमीशन में फ़ीस कितने लगेंगे? 5000। ठीक उसी प्रकार 8 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 6000 रुपये फ़ीस लगेंगे और फाइल कहाँ पर होगा? मैटर नेशनल कमीशन में। ठीक उसी प्रकार अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो फीस कितना लगेगा? 7500 और मैटर कंज्यूमर केस कहाँ फाइल होगा? नेशनल कमीशन में ये फाइल होगा। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो फ़ीस जो स्लैब में दिए गए फ़ीस है उसको आप डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दे सकते हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन और या फिर स्टेट कमीशन, जो भी जहाँ पर आप मैटर फाइल करेंगे टू द रजिस्ट्रार के नाम पर एक आपको डीडी देना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट करके उस फीस को भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। ए कंज्यूमर केस इज़ फाइल्ड अंडर सेक्शन 35 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो ये मैटर फाइल होगा उसका सेक्शन कितना है? सेक्शन 35। सेक्शन 35 के तहत डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल होगा। वही कंज्यूमर केस अगर आप स्टेट कमीशन में फाइल करते हैं तो अंडर सेक्शन 47 सब सेक्शन 1A1 और 2। ठीक है। सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए का 1 और 2। ठीक है। ए कंज्यूमर केस इज़ फाइल्ड अंडर सेक्शन 58। अगर वो नेशनल कमीशन में फाइल होता है तो सेक्शन 58 के अंडर फाइल होगा। ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द पावर एज आर वेस्टेड इन ए सिविल कोर्ट अंडर CPC। एवरी प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कि जो पावर्स है CPC के तहत तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को दिया गया है और जो प्रोसीडिंग्स है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। एंड इट शैल बी डीम्ड टू बी ए क्रिमिनल कोर्ट फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ CRPC, यानी कि फॉर द पर्पसेज ऑफ 195 क्या कहता है? 195 क्या कहता है? प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स फॉर ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर द ऑफेंसेज रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन द एविडेंसेस। ठीक है। सेक्शन 195 CRPC का। और चैप्टर 26 क्या कहता है CRPC का? प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है। एक कंज्यूमर कंप्लेन मस्ट बी फाइल्ड अलॉन्ग विद ए कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस एंड सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, यानी कि आप जो कंज्यूमर केस फाइल करेंगे उसके साथ आपको डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस भी देना पड़ेगा। ठीक है। मैंने एनेक्सर के रूप में आपको कंप्लेन पिटीशन के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी अटैच करना पड़ेगा और आपका जो कंप्लेन पिटीशन होगा वो एफिडेविट से सपोर्ट किया जाना चाहिए विथ नोटेरियल फीस। ठीक है। कितना कॉपी कहाँ कहाँ देना पड़ता है आइए हम लोग देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द कंप्लेनेंट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग कॉपीज़। कंप्लेन पिटीशन प्लस एनेक्सर्स के साथ जो सेट बनेगा वो कितने सेट कहाँ कहाँ देने पड़ते हैं हम लोग देख लेते हैं। अगर मैटर आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हो तो 3 सेट 3 सेट्स प्लस एडिशनल सेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ अपोजिट पार्टीज़, यानी कि 3 सेट्स आपको देने पड़ेंगे, साथ में एडिशनल सेट्स यानी कि जितने अपोजिट पार्टीज़ आपके होंगे उनका काउंट करके भी आपको सेट देना पड़ेगा। अगर वो आपका मैटर फाइल हो रहा है स्टेट कमीशन में तो टोटल 5 सेट देना पड़ेगा प्लस एडिशनल सेट इक्वल टू द नंबर ऑफ अपोजिट पार्टीज़। ठीक है। ए कंज्यूमर कंप्लेंट इज़ टू बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। कितना? 2 साल। कितना? 2 साल, यानी कि जो कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन से 2 साल के अंदर आपको कंज्यूमर केस फाइल करना होता है। ठीक है। ये कहाँ पर दिया गया है इसका लिमिटेशन? सेक्शन 69 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसका लिमिटेशन दिया गया है। ए कंप्लेंट कहाँ कहाँ फाइल किया जा सकता है? ए कंप्लेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन और अ स्टेट कमीशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ होज jurisdiction the opposite party or each of the opposite parties where there are more than one at the time of institution of the complaint ordinarily resides or carries on the business or has a branch office or personally works for gain, यानी कि जहाँ पर अपोजिट पार्टी एक से ज़्यादा हो और प्रत्येक अपोजिट पार्टी रहते हो एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट या फिर कैरीज ऑन बिजनेस, यहाँ पर जहाँ पर उनका व्यापार हो या फिर पर्सनली किसी लाभ के लिए जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर
मैटर ये फाइल हो सकता है। ठीक है, एनी ऑफ द अपोजिट पार्टीज वेयर देयर आर मोर देन वन, जहाँ पर एक से ज़्यादा अपोजिट पार्टीज़ है वहाँ पर कोई भी अपोजिट पार्टी, एनी ऑफ द अपोजिट पार्टीज अगर वहाँ पर रहता है तो वहाँ भी वो फाइल हो सकता है मैटर। ठीक है, बशर्ते उसमें परमिशन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट कमीशन का। ठीक है, द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट एराइजेज, यानी कि जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन पूरी तरह से या फिर पार्टली एराइज होता है, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन होता है वहाँ पर भी ये फाइल हो सकता है। द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, लास्टली जहाँ पर कंप्लेनेंट खुद जहाँ पर रिसाइड करता है, जहाँ पर रहता है, या फिर लाभ के लिए जहाँ पर वो काम करता है, उस जगह पे भी वो फाइल कर सकता है अपना कंज्यूमर केस। ठीक है, एवरी कंप्लेंट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, यानी कि जो भी कंज्यूमर कंप्लेंट केस फाइल होगा वो 3 महीने के अंदर उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, यानी कि उसको मैटर को सुनवाई करना पड़ेगा 3 महीने के भीतर। किस केस में? जहाँ पर जो गुड्स है जिसके लिए कंज्यूमर केस फाइल हो रहा है, या फिर सर्विसेज या गुड्स जो भी है, उसका किसी प्रकार का टेस्टिंग और एनालिसिस का ज़रूरत अगर नहीं होता है उस केस में 3 महीने, और जहाँ पर उस गुड्स का एनालिसिस और टेस्टिंग का ज़रूरत है उस केस में 5 महीने के भीतर कंज्यूमर केस को डिस्पोज करना होता है। ठीक है, The admissibility of the complaint shall be decided within 21 days from the date on which it is filed. If it is not decided within the prescribed period, it shall be deemed to be admitted. यानी कि कंज्यूमर केस फाइल होने के 21 दिन के अंदर उसके एडमिसिबिलिटी को डिसाइड करना पड़ता है कमीशन के द्वारा, यानी कि आइदर वो एडमिट होगा या फिर रिजेक्ट होगा 21 डेज़ के अंदर। और अगर 21 दिन के अंदर एडमिसिबिलिटी को डिसाइड नहीं किया जाता है तो ये माना जाएगा कि वो एडमिटेड है। ठीक है, इफ़ द अपोजिट पार्टीज ओपीज फेल टू अपीयर इवन आफ्टर रिसीविंग द नोटिसेज द मैटर शैल बी प्रोसीडेड एक्स पार्टे। मैटर शैल बी प्रोसीडेड एक्स पार्टे, यानी कि जो ओपीज है, नोटिसेज जो जाता है फाइलिंग होने के बाद, यानी कि एडमिशन हेयरिंग होने के बाद जो कंप्लेन है एडमिट हो जाता है, और एडमिट होने के बाद जो नोटिस जाता है कमीशन के द्वारा, तो कमीशन के द्वारा जो नोटिस जाता है अपोजिट पार्टीज़ को, उसको अपोजिट पार्टीज़ ने रिसीव भी किया, और रिसीव करने के बाद भी अगर वो कमीशन में कोर्ट में अपीयर नहीं करते हैं तो मैटर जो है उनके खिलाफ एक्स पार्टे होगा, एक्स पार्टे प्रोसीड करेगा। ठीक है, एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेंट आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द ओपीज इट अपीयर्स टू द कमीशन दैट एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट एग्जिस्ट, डायरेक्ट the parties to give in writing within 5 days consent to have their dispute settled by mediation। यानी कि अपोजिट पार्टीज़ को अपीयर करने के बाद अगर कमीशन को ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार का सेटलमेंट का चांसेस है, तो उसको सेटलमेंट के चांसेस को देखते हुए जो कमीशन है दोनों पार्टीज़ को डायरेक्ट करेंगे कि आप विद इन 5 डेज़, यानी 5 दिन के भीतर में एक राइटिंग में दें कमीशन को कि आप लोग इस डिस्प्यूट को मीडिएशन के माध्यम से सेटल करना चाहते हैं। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट और द अपोजिट पार्टीज द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 22 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल CPC शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन। यानी कि जो ऑर्डर 22 है CPC का, ऑर्डर 22 क्या है CPC का? प्रोसीजर फॉर डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज ड्यूरिंग द लॉसूट। ये एप्लीकेबल होगा कंज्यूमर केस के ऊपर। ठीक है, द अपोजिट पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल और गिव देयर रिटन वर्जन within 45 days from the date of their appearance. If they fail to file the written version within the prescribed period, then it may not be accepted by the commission and a date will be fixed for filing of evidences by the complainant। यानी कि अपोजिट पार्टीज़ अगर अपीयर कर चुके हैं केस में तो अपीयरेंस, यानी कि जो अपीयरेंस का उनका डेट होगा उस डेट से लेकर के 45 दिन के भीतर जो कंप्लेंट पिटीशन कंप्लेनेंट के द्वारा फाइल किया गया है कंज्यूमर केस का, उसके अगेंस्ट में एक अपोजिट पार्टीज़ को चांस मिलता है कि 45 दिन के भीतर वो भी अपना एक पक्ष रखे कोर्ट के सामने। 45 दिनों के भीतर वो भी अपना एक पक्ष रखे कोर्ट के सामने, रिटन वर्जन सबमिट करे उस कंप्लेन के अगेंस्ट में। अगर वो सबमिट नहीं करते हैं तो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 45 दिन के बाद सबमिट करे तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और जो केस है प्रोसीड हो जाएगा कहाँ पर? एविडेंस स्टेज में। यानी कि WB का जो टाइम पीरियड है उसको ख़त्म होने के बाद कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और कंप्लेनेंट को डायरेक्शन देगी कि आप अपना एविडेंस फाइल करें केस में। एविडेंस फाइल करने के बाद क्या प्रोसीजर है? एविडेंस जैसे ही फाइल करता है कंप्लेनेंट तो एविडेंस फाइल करने के बाद एक
क्वेश्चनरीज का डेट पड़ता है। क्वेश्चनियर मतलब कि ए काइंड ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं, यानी कि अपोजिट पार्टीज़ को ये चांस मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो कंज्यूमर केस में से जो क्वेश्चंस करे कंप्लेनेंट को क्रॉस करें और उसका रिप्लाई भी देना पड़ता है नेक्स्ट डेट में। किसको? कंप्लेनेंट को। जो क्वेश्चंस अपोजिट पार्टीज़ के द्वारा फाइल किया जाता है एविडेंस के बाद, उसका रिप्लाई देना पड़ता है कंप्लेनेंट को नेक्स्ट डेट में। ठीक उसी प्रकार अपोजिट पार्टीज़ का भी एविडेंस होता है और उसके बाद भी क्वेश्चनरीज का एक डेट पड़ता है जो कि कंप्लेनेंट करता है अपोजिट पार्टीज़ से कि अपोजिट पार्टीज़ जो एविडेंस फाइल करते हैं केस को डिसमिस करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में जो क्रॉस का जो क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में क्रॉस एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, बाय वे ऑफ रिटन वे, माने रिटन वे में क्रॉस एग्जामिनेशन चलता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चनरीज का भी रिप्लाई दिया जाता है अपोजिट पार्टीज़ के द्वारा और दोनों पक्षों का जब एविडेंस ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चनरीज और रिप्लाई ख़त्म हो जाता है, तो लास्टली आर्गूमेंट होता है और आर्गूमेंट के बाद केस का जजमेंट आता है। लोग देखते हैं एक रिव्यू का भी प्रोविज़न है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। रिव्यू बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेक्शन 40, कमीशन shall have the power to review any of its order if there is an error on the face of the record, either of its own or on an application by any parties within 30 days from the date of such order। यानी कि किसी भी ऑर्डर में अगर किसी प्रकार का एरर पाया जाता है, कोई भी फेस ऑफ द रिकॉर्ड में कोई एरर पाता है, तो उसको रिव्यू कर सकता है कोर्ट। उसके पास पावर है, वो खुद से भी कर सकता है या फिर किसी भी पार्टीज़ के द्वारा अगर कोई एप्लीकेशन किया जाता है इस रिस्पेक्ट में, तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है 30 दिनों के भीतर। यानी कि जो ऑर्डर हुआ है उसके 30 दिनों के भीतर उसको रिव्यू कर सकता है कोर्ट कमीशन। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेक्शन 41, यानी कि जजमेंट होने के बाद उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करने का जो प्रोविज़न है सेक्शन 41 में दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करने का प्रोविज़न सेक्शन डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करने का जो प्रोविज़न है सेक्शन 41 में प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 41 क्या कहता है? अपील विद इन 45 डेज़, यानी कि जिस दिन से ऑर्डर हुआ उसके 45 दिनों के भीतर अपील फाइल करना पड़ता है स्टेट कमीशन में। नो अपील बाय ए पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी इंटरटेन अनलेस द अपीलेंट हैज़ डिपॉजिटेड 50% ऑफ द अमाउंट। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा किसी भी केस में अगर अपोजिट पार्टी को डायरेक्शन दिया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई अमाउंट जो कंप्लेनेंट को देने का अगर ऑर्डर किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में अगर वो अपील फाइल करता है स्टेट कमीशन में, तो उसको तब तक इंटरटेन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका 50% अमाउंट वो अपीलेंट है डिपॉजिट करे कोर्ट में। ठीक है। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 81 सबसेक्शन 1 परसुएंट टू ए सेटलमेंट अंडर सेक्शन 80। यानी कि अगर म्यूचुअली कोई मैटर सेटल होता है और ऑर्डर पास किया जाता है डिस्पोजल का, तो उसके अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का अपील नहीं किया जाएगा, यानी कि मीडिएशन के अगेंस्ट में कोई भी अपील नहीं होगा। रिव्यू बाय द स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के द्वारा जो रिव्यू किया जाएगा उसका प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 50 में। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कमीशन में दिया गया था। अपील टू नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है नेशनल कमीशन में। अपील विद इन 30 डेज़, यानी कि ऑर्डर होने के 30 दिनों के भीतर नेशनल कमीशन में उसको चैलेंज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 51। नो अपील बाय ए पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन शैल बी इंटरटेन अनलेस द अपीलेंट हैज़ डिपॉजिटेड 50% ऑफ द अमाउंट। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा किसी प्रकार का अमाउंट ऑर्डर किया गया हो, यानी कि स्टेट कमीशन के द्वारा किसी भी प्रकार का अमाउंट ऑर्डर किया गया हो अपीलेंट को देने के लिए, तब तक उसका नेशनल कमीशन अपील को अलाउ नहीं करेगी, अलाउ नहीं, एडमिट नहीं करेगी जब तक कि वो 50% का जो अमाउंट है डिपॉजिट नहीं करे, तब तक उसको इंटरटेन नहीं करेगी। ठीक है। लास्टली हम लोग देख लेते हैं कि जितने भी ऑर्डर्स पास होते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। ऑर्डर पास होने के बाद एक एग्जीक्यूशन केस फाइल करना पड़ता है अंडर सेक्शन 71 और 72। एग्जीक्यूशन केसेस कैन बी फाइल्ड व्हेन फाइनल ऑर्डर इज़ नॉट कंप्लाइड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम, यानी कि ऑर्डर पास होने के बाद जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड दिया जाता है कंप्लाई करने के लिए अपोजिट पार्टीज़ को, वो अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं
तब एक एग्जीक्यूशन केस फाइल करना पड़ता है उसको इन्फोर्स करने के लिए, उस ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए। अंडर सेक्शन 71 प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 CPC इज़ एप्लीकेबल। इस केस में जो CPC का प्रोविजंस है ऑर्डर 21 का वो एप्लीकेबल होगा, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज में जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं वो भी इसमें एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। पेनल्टी फॉर नन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर, यानी कि अगर किसी भी प्रकार का नन कंप्लायंस हो रहा है ऑर्डर का तो उसमें एक पनिशमेंट भी दिया गया है। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 मंथ, यानी कि मिनिमम 1 महीना का सज़ा जिसको बढ़ा करके 3 साल तक किया जा सकता है। और विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 बट विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, यानी कि मिनिमम 1 महीना से लेकर के 3 साल तक का सज़ा भी है, साथ ही साथ फाइन का भी प्रोविज़न दिया गया है जो कि मिनिमम 25,000 से शुरू होता है और मैक्सिमम उसको 1 लाख तक कमीशन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और जो कमीशन के मेंबर होंगे प्रेसिडेंट या फिर मेंबर्स शैल हैव ऑल्सो द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स। ठीक है, उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का भी पावर दिया गया है यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। तो इस वीडियो में जैसा कि हमने देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसे फाइल होता है, पूरे प्रोसेस को समझा, कंज्यूमर किसे कहते हैं, किस प्रकार का कंप्लेन हम कंज्यूमर केस में फ़ाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स में फ़ाइल कर सकते हैं, कितने कितने फ़ीस लगते हैं, अपील कहाँ होता है, रिव्यू कैसे होता है, उन सभी प्रोसेस को हमने समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक क्लू भी दे, एक हिंट भी दे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। अगर आप ऐसा कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, हमें भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हम एक वीडियो जो बना रहे हैं कहीं ना कहीं हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।